नमस्कार, मैं हूं अबीर खालिद अली और आप देख रहे हैं न्यूज़ वन इंडिया। जी हां, आज हमारे स्टूडियो में बात करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी सरकार के पूर्व मंत्री डॉक्टर अहमद राणा। हम उनसे जानेंगे जो महाराष्ट्र के अंदर राजनीति इस कदर गिरती जा रही है कि एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं। ना महिला देखी जा रही है, ना पुरुष देखा जा रहा है, यहाँ तक कि लोग धार्मिक स्थलों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। मैं सबसे पहले आपका और आपके इस न्यूज़ चैनल का यानी कि न्यूज़ इंडिया का, न्यूज़ वन इंडिया। न्यूज़ वन इंडिया का जी। तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुझे आप लोगों ने अपने स्टूडियो में मौका दिया अपनी बात रखने का। जैसा कि आपने सवाल किया है कि हमारे देश में महिलाएं, ख़वातीनें सुरक्षित नहीं हैं। देखिए, ख़वातीन एक ऐसी चीज़ है जो इस कायनात के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा ये कुदरत की तरफ से है। जी। ये सरकार से इसका क्या ताल्लुक़ है, ये मैं अभी थोड़ी देर में बताऊँगा। लेकिन पहले मैं ये बता दूँ, इंसान अपनी ज़िंदगी को जिस ढंग से गुज़ारता है, अगर उसके आमाल अच्छे हैं, तो वो अच्छे सोच के तहत औरतों को एहतरामन, बेटी हो तो बेटी की नज़र से देखेगा, माँ हो तो माँ की नज़र से देखेगा, बहन हो तो बहन की नज़र से देखेगा। लेकिन जब इंसान के नज़रिए गलत हो जाते हैं, इंसान की सोच गलत हो जाती है, तो सरकारें कोई भी हों, इंसान गलत हो जाता है, वो किसी भी मज़हब का हो, उसके मन में मज़हब का खौफ नहीं, उसके मन में कानून का डर नहीं, उसके मन में इंसानियत के लिए जगह नहीं, बस वो अपराध करने पर हावी रहता है और वो इस तरह की हरकतें करता है, जिससे समाज और इंसानियत शर्मिंदा होती है। उसी का नतीजा है कुछ ऐसे तत्व और ऐसे लोग हमारे देश में पल रहे हैं, पैदा हो गए हैं, जिनकी वजह से समाज, देश और हमारी माएँ और बहनें बहुत बड़ी तादाद में शोषण का शिकार हो रही हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या किया जाए? मैं तो चाहता हूं कि ऐसे लोगों के लिए इस तरह के कानून नाफिज किए जाएं, जिससे कोई भी नौजवान या कोई भी बच्चा इस तरह की हरकत करने से 100 बार सोचे। और अगर ये जो कानूनी व्यवस्था है, इसमें बगैर देर किए हुए सजा का जो प्रावधान है, उस पर अमल किया जाए, ताकि करने वालों को इस बात का एहसास हो कि अगर हमने आज इस तरह की गलती कर दी, तो कल ही हमको इसका रिजल्ट भुगतना पड़ेगा और शायद हमको फांसी के फंदे पे चढ़ना पड़ेगा। आप मुस्लिम समाज से आते हैं, उर्दू अकेडमी के आप चेयरमैन रहे हैं जी। और बीजेपी पार्टी में हैं, जिसको विपक्ष कहता है कि वो मुस्लिम विरोधी है। आपको नहीं लगा कि आपको ये बीजेपी छोड़ देनी चाहिए या आप बीजेपी में असुरक्षित हैं? बड़ी प्यारी बात आपने कही कि भारतीय जनता पार्टी में मुसलमानों के तई यह बात वाज़ेह की जाती है कि भारतीय जनता पार्टी, और फैलाई जाती है कि भारतीय जनता पार्टी मुसलमानों के खिलाफ है। इस तरह के अवाम में बात पैदा कर दी गई है, लेकिन सच ये नहीं है। सच ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो उसूल देश के लिए है, मैं तकरीबन 25 साल से इस पार्टी में हूं। जी। आज तक किसी शख्स ने मुझसे ये नहीं कहा कि डॉक्टर अहमद राणा, तुम मुसलमान हो, पार्टी में किसी ओहदे पर तुमको फायज नहीं किया जाएगा। मैंने देखा भारतीय जनता पार्टी में जो इज्जत मुझे मिली, मैं उसका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और मैंने कहीं भी इस तरह की कोई बात नहीं देखी जिससे मुसलमानों के खिलाफ कुछ भी बातें हुआ करती हों।
एक चीज मैं आपको बता दूं, सच्चाई कड़वी होती है, और कड़वी यूं होती है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सिद्धांत है कि हर शख्स हिंदुस्तान का डिसिप्लिन में रहे, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी डिसिप्लिन को अगर तोड़ेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल इसी तरीके से पिछली सरकारों ने जो चीज गलत था, मुसलमानों को बहलाने के लिए, बहकाने के लिए, उनको फंसाने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाए और उनके जहन में इस तरह के बातें डालने की कोशिश किया कि यदि आप लोग भारतीय जनता पार्टी से जुड़ोगे तो शायद आपके लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन सच यह है कि जिन लोगों ने आज तक मुसलमानों को वर्गलाया है, उन्हीं लोगों ने मुसलमानों का नुकसान भी किया है। भारतीय जनता पार्टी ने आज तक जब से सरकार बनी है किसी का कोई नुकसान नहीं किया है। यहां तक मैं कहना चाहता हूं कि पिछले दिनों महाराष्ट्र में 6 साल 5 साल माननीय जनाब देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री थे, पूरे प्रदेश में एक दिन का भी कोई कर्फ्यू बता दे तो शायद मैं सियासत छोड़ दूंगा। ये इतनी मोहब्बत और इतनी भाईचारगी के साथ पूरे देश में लोग पूरे प्रदेश में रहा करते थे। आपकी पार्टी के जो बड़े लीडरान हैं और जो छोटे कार्यकर्ता हैं वो सभी डिमांड कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि धार्मिक स्थलों को खोल देना चाहिए। लेकिन अन्य राज्यों में भी आपकी सरकार है, तो आपकी जहां सरकारें हैं आपको ये मिसाल देनी चाहिए कि देखिए हमने वहां पर धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं और यहाँ पर हम खुलवाना चाहते हैं, लेकिन आप वहां खोल नहीं रहे हैं और यहाँ आप मांग कर रहे हैं। ये क्या तर्क है? देखिए, जैसा कि आपने अभी बड़ी प्यारी बात कही कि मजहबी मकामात को खोल दिया जाए, क्योंकि लॉकडाउन का दौर चल रहा है। लॉकडाउन के दौर में तकरीबन 22 जून से लॉकडाउन पूरे देश में लागू हो गया था। उसके बाद तकरीबन 3 से 4 महीना तक कंटिन्यू ये सिलसिला जारी रहा। इबादत गाहें क्यों नहीं खोली जा रही और क्यों खोल देना चाहिए, और क्यों केंद्र और राष्ट्र स्टेट में बिल्तफाकिया नहीं हो पा रही है। देखिए, जहां पर हालात काबू में हैं, जिस जगह पे कोरोना वायरस को लेकर के, जहां पर लोग कम मरीज निकल रहे हैं या जहां पर इलाज की बेहतर सुविधा है, वहां पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि यहां पर जल्द से जल्द इबादत गाहें, मंदिर, पूजा स्थल खोल दिया जाए। क्यों? देखिए, हमारे देश में 90% लोग धार्मिक हैं, चाहे वो हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हो, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे किसी भी मजहब के लोग हों। मजहबी होने के नाते उनका एतबार भगवान खुदा गॉड पर ज्यादा होता है। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों को लगता है कि अगर हम खुदा की बारगाह में, मस्जिदों में जा करके इबादत करके उस खुदा से दुआ करें कि अल्लाह हमारे मुल्क से इस कोरोना वबा को ख़त्म कर दे, तो शायद ईश्वर खुदा भगवान उसको जल्दी से सुन ले। और चूंकि बीमारियां जल्दी इस तरह से वाकई में ख़त्म होती हैं तो हो जाएं, क्योंकि ये खुदा की तरफ से, भगवान दुनिया का मालिक कोई ना कोई है। तो हालात को देखते हुए जहां पर जिस प्रदेश में कम हो रहे हैं या वहाँ इलाज हो रहा है, वहां पर लोग ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि इबादत का मौका दिया जाए। जैसे कि महाराष्ट्र में मुंबई का इलाका है। मुंबई एक ऐसी जगह है जहां पूरे देश, पूरी दुनिया के लोग आके रहते हैं और यहाँ हर धर्म के लोग बड़े चैन और सुकून से रहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में लोगों का कहना है कि अगर मुंबई जैसे शहर में, जैसे लोकल हो गई, लोकल को खोल दिया जाए, लोगों के आने जाने का, बिजनेस का, कारोबार का मामला शुरू हो जाए, इसी तरीके से इबादत गाहें खोल दी जाएं, तो ज़्यादा जोर इसी पर दिया जा रहा है। क्योंकि महाराष्ट्र एक ऐसी जगह है जो बहुत सारे धार्मिक स्थल भी हैं, साईं बाबा का मंदिर है और हाजी अली का दरगाह है, बहुत सारे इबादत खाने हैं जहां लोग हिंदू मुस्लिम सब मिल के भी जाते हैं, उनकी आस्थाएं हैं। तो लोगों का विश्वास देखते हुए, चूँकि मैं महाराष्ट्र में रहता हूं और महाराष्ट्र में रहने के नाते यहाँ के हालात से मैं वाकिफ़ हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इबादत गाहें और धार्मिक स्थल खोल दिए जाएं। रहा सवाल ये कि केंद्र की जानिब से इस तरीके से हुक्म नाफिज किया जा चुका है, जैसा कि आप जानते हैं कि अगर स्टेट चाहें तो उसे खोल सकते हैं और ना चाहें तो मत खोलें। ये तो बात धर्म की थी। अब बात करते हैं सियासत की। बिहार में मतदान शुरू हो चुका है। दोबारा से आप लोग गठबंधन के साथ लौट रहे हैं या फिर उस पर आपका क्या नजरिया है? हाँ, ये बड़ी अच्छी बात आपने की, लफ्ज़ बिहार।
मैं तो चाहता था कि आप इस बात को मुझसे पूछो। हिंदुस्तान की आज़ादी से लेकर 1947 से जब ये देश आज़ाद हुआ, तो बिहार की पवित्र माटी जो है, वो सियासत से भरी हुई है। राजनीति वहाँ हर बच्चे में पाई जाती है। जी। यहाँ तक कि हर घर में कोई ना कोई नेता वहाँ मौजूद है। लेकिन जब बिहार की परिस्थिति पर गौर किया जाए, जी। तो बड़ा अजीब सा लगता है कि बिहार से नेता तो पैदा हो रहे हैं, मगर बिहार के हालात पर किसी को तवज्जो देने की फुर्सत नहीं है। बिहार के जब हालात पर आप गौर करेंगे, थोड़ा सा आप पीछे जाइए। यादव का नेता बना, कोई जाट का नेता बना, कोई कुर्मी का नेता बना, कोई मुसलमान का नेता बना। गोया कि वहां मुख्तलिफ इलाकों से मुख्तलिफ नेता पैदा हुए, बड़े बड़े नेता, रेल मंत्री तक बने लोग। लेकिन मैं देखता हूं वहां जात पात की राजनीति ने उस बिहार को इतना पीछे कर दिया था कि जो आज की डेट में अगर महसूस किया जाए कि जो देश के इतने राज्य हैं, सबसे पिछड़ा एरिया बिहार माना जाता है। जी। जबकि बिहार की परिस्थिति यह है, अगर आप गुजरात में जाएं तो बिहार का कारीगर, बिहार का मजदूर मिलेगा। मुंबई में आए, बिहार का मजदूर मिलेगा। कलकत्ता में जाएं, बिहार का मजदूर मिलेगा। दिल्ली में जाएं, बिहार का मजदूर मिलेगा। क्या वजह है कि लोग वहां से प्लान करके दूसरे शहरों को आबाद करते हैं? जब वहां पर वे सारी सुविधा हो जाए तो शायद बहुत अच्छा हो जाए। तो मैं कहना यह चाहता था कि जब आज तक वहां पर लोग जात बिरादरी के नाम पर वोट देकर वहां अच्छे अच्छे ओहदे पर लोग तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जब वो मर्तबा मिल जाता है तो पूरे बिहार के लिए वो काम नहीं करते हैं। लेकिन मैं देख रहा हूं कि आज तक कोई ऐसा नेता नहीं पैदा हुआ कि जो कहे मैं यादव नहीं हूं, मैं जाट नहीं हूं, मैं मुसलमान नहीं हूं, मैं कुर्मी नहीं हूं, मैं यादव नहीं हूं, बल्कि मैं एक बिहारी हूं और पूरे बिहार के लिए काम करना चाहता हूं। तो आने वाले वक्त में, जैसे कि 5 साल आपने देखा, नीतीश कुमार जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उन्होंने यकीनन इस बात को मानना पड़ेगा, ना तो यादव के लिए काम किया, ना मुसलमानों के लिए काम किया, ना जाट और अहिर के लिए काम किया, ना कुर्मी और धोबी के लिए काम किया, बल्कि नीतीश जी की सरकार ने पूरे बिहार वासियों के लिए काम किया। और उनका एक कहना था, जैसा कि वो मंत्र है हमारे भारतीय जनता पार्टी का, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो भारतीय जनता पार्टी ने इस 5 सालों में जो काम किया है, उस काम की बुनियाद पर मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि इस बार बहुमत के साथ पूरे तरीके से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी की सरकार बन रही है। तो आपका मानना ये है कि आप बिहार में लौट रहे हैं। बेशक। अब बात करते हैं वापस महाराष्ट्र की। तो बिहार के बाद अगला नंबर महाराष्ट्र का है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह की सरकार है, वो आप भली-भांति वाकिफ़ हैं उससे, क्योंकि आप लोग जहाँ पूर्ण बहुमत की सरकारें हैं, वहाँ भी गिराने में जो भी पिछले रिजल्ट आए हैं, जो आप देख सकते हैं, मध्य प्रदेश की बात करें या राजस्थान की बात करें, और यहाँ तो हालात ऐसे हैं कि कब पता नहीं अगला कदम आपने रखा है और अगला कदम जब रखें तो उसके नीचे ज़मीन ही ना रहे। तो अगले मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के कितने दिन में बदल जाएँगे? देखिए, प्रदेश की जनता ने, महाराष्ट्र की जनता ने जी। जो फैसला किया था, जी। वो एक हक है कि भारतीय जनता पार्टी के हक में फैसला किया था। जी। ये सच्चाई है। और वो फैसला यूं था कि वोट पूरे देश में, पूरे प्रदेश में जी। भारतीय जनता पार्टी को बाकी पार्टियों से बहुत ज्यादा मिले थे और उसके उम्मीदवार भी जीते थे। परिस्थिति ये निर्माण हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के जो अलायंस थे, जैसे शिवसेना, जी। कुछ बातों को लेकर दरार पैदा हो गई। और वो दरार यहां तक पहुंच गई कि शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी से नाता तोड़ करके कांग्रेस और राष्ट्रवादी से रिश्ता जोड़ दिया। जी। और इस जोड़ तोड़ की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी, जिसको पूरे प्रदेश ने हक दिया था कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो, उसे विरोध में बैठना पड़ रहा है। प्रदेश तो जानता ये है। जनता का दुर्भाग्य है या फिर कार्यकर्ताओं का या राजनेताओं का? सच बताऊं, मुझे इस बात को कहने में कोई हर्ज नहीं है या ऐसा गुरेज नहीं है।
जो हुआ है ना, इससे जनता का नुकसान हो रहा है। मतलब जनता का दुर्भाग्य है ये। हाँ, जनता ही पिसनी है दो पार्टों के बीच में, जिस तरह अनाज होता है। राजनेताओं का कभी कुछ नहीं बिगड़ना है। कुर्सियां चेंज होती रहेंगी, कभी इधर और कभी उधर। देखिए, राजनेता और जनता, राजनेता जो होता है वो जनता की वजह से होता है। अगर जनता तकलीफ में है तो राजनेता जीरो है। सियासत इसके लिए की जाती है ताकि देश और जनता को अच्छा जी, दिया जी। जा सके। लेकिन परिस्थिति ऐसी निर्माण हो गई यहां पर कि लोग जाति फायदे के लिए अपनी सरकार बने, ऐसा राजनेताओं ने आपसी फायदे के लिए इस तरह का फैसला किया और भारतीय जनता पार्टी को साइड में रखने की कोशिश किया। लेकिन एक चीज हम बता दें, ये ना तो सरकार की ख्वाहिश है और ना ही हमारे बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बहुत बड़ी तमन्ना है, बल्कि ये हकीकत है कि इस प्रदेश में जरूरत है भारतीय जनता पार्टी की। जरूरत क्यों है उसकी भी वजह बता दूं। देखिए, अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी, अगर केंद्र सरकार जिसकी होती है, अगर उसी की सरकार प्रदेशों में होती है तो प्रदेश को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। ये दुनिया का दस्तूर है। तो अगर ये प्रदेश केंद्र के से मिलकर होता, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती, आप देख रहे हैं माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जनाब देवेंद्र फडणवीस साहब ने एक सपना देखा था और उसको पूरा करने के लिए उन्होंने मुंबई में मेट्रो के जाल बिछाने के लिए शुरू काम करवा दिया। पूरा 1 साल हो गया, सारा काम तकरीबन बंद पड़ा हुआ है। समझ रहे हैं? बड़ा दुख होता है सब देख करके। अगर वही हम बीजेपी की सरकार होती ना, जी। तो शायद आपको आज, मैं मीरा रोड से निकला हूं, मुझे राजभवन जाना था, 2.5 घंटा लग गया। 2.5 घंटा। अफसोस होता है। अगर ये सारी चीजें सुविधाएं अब तक मिल गई होती तो शायद ऐसी परिस्थिति निर्माण नहीं होती। बहरहाल, आने वाले वक्त में ये जनता का फैसला होगा और जनता का आज मानना है कि महाराष्ट्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जल्द वापस आ जाए। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री डॉक्टर अहमद राणा। जी हाँ, इनसे हमारी राजनीतिक मुद्दों पे बात हुई, धार्मिक मुद्दों पे बात हुई, यहाँ तक कि बिहार चुनाव को लेकर के भी बातचीत हुई। तो बने रहिएगा हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ वन इंडिया।